ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी 10th क्लास केमिस्ट्री में नया टॉपिक्स और नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपनी यूनिट रहेगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब तक हमने जनरल केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था। आज अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को। देखो, फर्स्ट इसको पढ़ने से पहले हम जनरली स्टडी करेंगे कार्बन के बारे में। देखो, हम पढ़ रहे हैं कार्बन। कार्बन क्या है? एक लैटिन वर्ड है और ये लैटिन वर्ड कौन सा है? अपना लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया है। और कार्बो का मीनिंग क्या होता है? कार्बो मीन्स क्या है? कार्बन। यानी ये लैटिन वर्ड्स कार्बो से लिया गया है और कार्बो को हम कार्बन यूज करते हैं। और जनरली देखें, अगर हम ये है, अगर यही हम देखें मीनिंग ऑफ कार्बो मीन्स क्या है? कोल। और मेनली हमें कोल के अंदर क्या मिलता है? अपना कार्बन। यानी जो हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं कार्बन, वो वर्ड हमें कहां से मिला? कार्बो लैटिन वर्ड से। और कार्बो का मीनिंग क्या है? कोल। और कोल से मेनली हमें क्या मिलता है? कार्बन। तो हम इसी से ये हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी कार्बन को। अब कार्बन क्या है? देखो, अपना एलिमेंट है। कार्बन एक नॉन मेटल है। जैसे हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, कार्बन अपना क्या है? एक एलिमेंट है। और एलिमेंट की भी कौन सी फॉर्म है? ये नॉन मेटल है। एलिमेंट की हमने फॉर्म पढ़ी थी, मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड्स। तो कार्बन एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? नॉन मेटेलिक्स है। इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ सिंबल क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंबल ऑफ कार्बन क्या है? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। अगर सिंबल की बात करें तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल्स में हमने स्टडी किया था, तो पीरियोडिक टेबल्स को हमने एटॉमिक नंबर, हम किसकी बात कर रहे हैं? मोस्टली पीरियोडिक टेबल्स की। मोस्टली पीरियोडिक टेबल्स के अनुसार, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के अनुसार कार्बन्स के जो पोजीशंस है वो भी हमारी किसके अनुसार है? वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। या हम इसी को राइट अप करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। और ये कितना है कार्बन के लिए? 6। अब एटॉमिक नंबर से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमने क्वांटम के अनुसार भी और नील बोर के अनुसार भी स्टडी की थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं नील बोर के अनुसार, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कार्बन की राइट करें हम, तो सबसे पहले राइट करते, देखो हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम K, L, M एंड डिफरेंट सेल स्टडी करते। ये हमें क्या रिप्रेजेंटेशन दे रही थी? सेल। किसी एटम के अंदर डिफरेंट सेल है। इसके अंदर हमने एक मैजिक रूल के अनुसार जनरल कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की थी 288। अगर इसी के अनुसार हम अगर अपनी 10th तक की बात करें तो हम 4th सेल तक स्टडी करते हैं और 20 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स को स्टडी करना है। तो अपने पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में ये हमने याद रखनी है, अप टू 20 एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। हमने कॉन्फ़िगरेशंस में जनरली पढ़ा था कि जब तक फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन अटेन नहीं कर सकती है, सेकंड में नहीं जाएंगे हम। जब फर्स्ट में 2 आ जाएंगे, सेकंड 1 फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड जब 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, उसके बाद थर्ड में जाएंगे। थर्ड में 8 फिलअप होने के बाद फोर्थ में इंटर करते हैं। इस तरह से फिलअप करना है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कार्बन की, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है हमने। तो सबसे पहले लिखते हैं सेल को रिप्रेजेंट। एटॉमिक नंबर 6 है। दैट मीन्स पहले फर्स्ट सेल को फिलअप करेंगे 2।
4, तो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगी कार्बन की? अगर हम कार्बन की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगी? 2 सेल हम यूज करें K और L, कॉन्फ़िगरेशन होगी है 2 और 4। अब देखो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें क्या बताता है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। बाकी हम अपने 9th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं कि हाउ कैन वी राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब कार्बन की हमने कॉन्फ़िगरेशन मिल ली है, इसी से क्या फाइंड आउट करते हैं हम? वैलेंसी। और वैलेंसी हमें किससे मिलती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलोगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost cell। in its configuration। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें क्या बताते हैं? वैलेंसी। जनरली हम ये कह सकते हैं कि वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम बात करें अभी वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो अपनी कितनी होगी यहाँ? 4। ये ध्यान रखना है हमने। अब 4 के लिए क्या याद रखते हैं हम कि कार्बन इज टेट्रावैलेंस। 4 का मीनिंग क्या है? टेट्रा। और वैलेंसी का लिए कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स हमें स्टडी करना है कार्बन हैव 4 वैलेंसी। तो हम राइट अप कर सकते हैं कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। ये हम नोट डाउन करके रखेंगे। देखो जनरली हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड हमने पढ़ने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। अब ये तो हमने इससे रिलेटेड कुछ इंडिविजुअली एलिमेंट एटम्स की बात कर ली है। अगर हम बात करें कि हम इसको ऑब्टेन कहां से करेंगे, हमें कार्बन मिलता किस फॉर्म में है नेचर में, तो थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं हम। देखो अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ कार्बन, हमें इन एयर मिलता है, इन एयर इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। गैसेस की फॉर्म में एयर में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अपनी बॉडी के अंदर या किसी एनिमल की बॉडी के अंदर, ये मेनली किसकी फॉर्म में मिलता है? हमें ग्लाइकोजन्स की फॉर्म में मिलता है। ग्लाइकोजन्स एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो रिजर्व फूड की तरह अपनी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। बाकी देखो इंडिविजुअली और डिफरेंट फॉर्म में भी हमें मिलता है ये। अगर ऐसे ही हम मेनली बात करें किसकी, प्लांट्स बॉडी के अंदर कहाँ मिलता है हमें? इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज। सेलुलोज सारा आपका वुडी पार्ट्स है, स्टार्च क्या है? प्लांट्स के लिए रिजर्व फूड्स है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अर्थ क्रस्ट में हमें किस फॉर्म में मिलता है, तो इन अर्थ क्रस्ट हमें किस में मिलता है? अगर हम बात करें तो हमें किसके फॉर्म में मिलता है? फॉसिल्स फॉर्म में मिलता है। जिसको हम बात करें हमें कोल की फॉर्म में मिलता है ये।
नेचुरल गैस की फॉर्म में मिलता है, हमें पेट्रोलियम की फॉर्म में मिलता है, दैट आर मेन कंस्टिट्यूट्स कार्बन ही है उसमें भी, और इसी की फॉर्म में मिले देखें हम तो वी ऑब्टेन द कार्बन इन ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। और अगर हम जनरल वे में कहें तो इस नेचर में जो हम देखें एलिमेंट्स प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स किसके हैं, कार्बन्स के हैं। अब ये हमें कार्बन्स डिफरेंट फॉर्म में मिल रहा है, इस किस फॉर्म में मिल रहा है, इस डिफरेंट फॉर्म के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो हमें स्टडी करना है। ये तो जनरल किस फॉर्म में हमें मिल रहे हैं, अब इसी को अगर हम अपनी केमिस्ट्री की टर्म में बोले तो हम कहेंगे कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से, देखो हम स्टडी करें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रोप्स क्या होता है ये पता होना चाहिए हमें। देखो एलोट्रोप्स मीन्स क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। और अब हम कौन से एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, कार्बन, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। और किसी भी एलिमेंट के अगर डिफरेंट फॉर्म है उसको क्या बोलेंगे हम, एलोट्रोप्स। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो हमें कार्बन के एलोट्रोप्स टू फॉर्म में मिलते हैं। यानी अगर हम यहां डिस्कस कर रहे हैं इसको तो राइट अप कर सकते हैं हम, कार्बन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म। और ये डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सी हैं, देखो अगर हम इन डिफरेंट फॉर्म की बात करें या तो ये डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सी हैं, हमें कार्बन टू फॉर्म में मिलता है। एक हम बात करें क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी क्रिस्टलाइंस का मीनिंग क्या है, in which carbon atoms are arranged in form of crystals in a proper ways। अगर कार्बन प्रॉपर वे में एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, यानी किसी क्रिस्टलाइंस को कैसे डिफाइन करेंगे, क्रिस्टलाइंस मींस ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए लैटिस। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का इन लैटिस तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन। लेकिन यानी एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिलेगा आपको। प्रॉपर अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, देखो या तो किसी एटम्स को हम इस फॉर्म में अरेंज करें कि जस्ट फर्स्ट के नीचे सेकंड वाला, ये भी हो सकता है आपका अरेंजमेंट। देखो हमने ये अरेंज किया, नेक्स्ट को हम इनके बॉटम में ले आए, लेकिन अरेंजमेंट एक प्रॉपर होना चाहिए। यानी ये भी आपका अरेंजमेंट हो सकता है, ये भी आपका क्या हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है। अगर रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइनम। अब इस रेगुलर अरेंजमेंट में हमें जो कार्बन मिलता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। अब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन कौन से हैं, देखो जो हमने स्टडी करने हैं, दैट इज डायमंड। सेकंड वन हमें स्टडी करना है, दैट इज ग्रेफाइट। और जो थर्ड वन हमें स्टडी करना है दैट इज फ्यूलरेंस। थर्ड वन कौन सा स्टडी करना है हमने, फ्यूलरेंस। देखो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरेंस। इसी के अलावा जो हमने स्टडी करना है, जो न्यूली डिस्कवर्ड है, दैट इज कार्बन नैनोट्यूब। ये भी हमें किसमें मिलता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। तो 4 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म हमें 1 बाय 1 करके स्टडी करनी है। इसी तरह से कार्बन हमें किस फॉर्म में मिलता है, एमॉर्फस फॉर्म में भी मिलता है। अब एमॉर्फस फॉर्म किसको कहेंगे हम,
यानी देखो एक हमें रेगुलर अरेंजमेंट में मिल रहा है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, और अगर इरेगुलर वे में बिना किसी भी प्रॉपर अरेंजमेंट के रैंडमली ग्रुप ऑफ एटम को प्लेस कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं हम? एमॉर्फस। यानी एमॉर्फस का मीनिंग क्या होगा? ए इरेगुलर अरेंजमेंट of atoms in a lattice, या सिंपल अगर हम कहें कि ग्रुप ऑफ एटम्स है तो उसको क्या बोलेंगे? एमॉर्फस, जिसमें कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। जैसे हम इसको अगर सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपने इस फॉर्म में अरेंज कर दिया है, कोई एटम कहीं है कोई कहीं है, तो इसका क्या हो गया? ये एमॉर्फस फॉर्म होगा। लेट हम मान ले कि हमारा कोई भी कैटायन एनायन डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, तो ये भी कहें कि मान लो इस लैटिस में ये अरेंजमेंट है, तो प्रॉपर अरेंजमेंट ना होके ये अरेंजमेंट हो जाए कि कोई एटम कहीं आ गया है कोई कहीं आ गया है, इसको यहाँ प्लेस ना करके मान लो यहाँ प्लेस कर दिया हमने, इसको यहाँ प्लेस कर दिया, रेगुलर आपके 2 आ जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया इस ग्रुप ऑफ एटम्स का, तो इसको क्या बोलते हैं? एमॉर्फस। और अगर किसी का रेगुलर अरेंजमेंट मिले आपको, जैसे फर्स्ट सेकंड एटम है, ये थर्ड फोर्थ, एक लेयर के बाद सेकंड आ रही है, ये मान लो आपकी प्रॉपर लेयर है, तो इसमें एक के इन जंक में दूसरा आ रहा है, अरेंजमेंट हमें नजर आ रहा है। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर कोई भी सॉलिड आपको मिल गया तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, और अगर इरेगुलर अरेंजमेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? एमॉर्फस फॉर्म। तो इसी केस में अगर देखें हम एमॉर्फस ऑफ फॉर्म ऑफ कार्बन हमने कौन कौन से स्टडी करने हैं? देखो जनरली हम बात करें कोल, कोक, या हम सिंपल कहें कि वुड, या हम ये कहें कि चारकोल, या सिंपली आपको पेट्रोलियम की फॉर्म में मिल रहा है, and so many example in which we obtain the carbon। तो ये सारे क्या हैं आपके? जैसे आपके कहें कार्बन ब्लैक की फॉर्म में यूज करते हैं हम, जो हम पाउडर की फॉर्म में यूज करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एमॉर्फिक फॉर्म ऑफ द कार्बन्स। अब डिफरेंट एमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन्स को हमने 1 बाय 1 करके स्टडी करना है। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि विच इज क्रिस्टलाइन फॉर्म, विच इज एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म को डिफाइन करना है तो हमें स्टडी करेंगे मेनली 2 को डिटेल से स्टडी करेंगे, कुछ फ्लोरेंस के बारे में, एंड नैनो ट्यूब्स आर न्यूली डिस्कवर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन्स। अब देखो 1 बाय 1 इनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं हम अपना फर्स्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड। यानी डायमंड्स क्या है? एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, या क्या कह सकते हैं? ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का ये एक एलोट्रोप है। अब इसके अंदर हमें जनरली स्टडी करना है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होएगी, क्योंकि क्रिस्टलाइन की अगर बात करें, हम एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं, तो हमने इसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसे है। अगर हम डायमंड की बात करें, इन विच इज सेंट्रल कार्बन सराउंडेड विद 4 डिफरेंट कार्बन। ये भी ध्यान रखना है 4 कार्बन को आपने स्क्वायर की तरह नहीं बना देना है, ये टेट्राहेड्रली 3D की फॉर्म में। अगर हम बात करें, देखो अगर हम इस फॉर्म में अगर हम स्टडी करें तो अपने पास 4 एटम्स की बात करेंगे हम। देखो 3 तो आपके इन द प्लेन रहेंगे, और 4th वन अगर हम बात करें, लेट हम इस चौक को यूज कर लेते हैं, तो ये क्या रहेगा? हमारे आउट ऑफ प्लेन रहेगा इस तरह से। यानी हमने
या 3D की बात करेंगे, आपने किसी भी डायग्राम के अंदर कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ड्रा नहीं करना है, ये आउट ऑफ प्लेन है। अब आउट ऑफ प्लेन को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा डायग्राम को मॉडिफाई कर देते हैं। हम मान के चलते हैं कि हम ये दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 कार्बन्स आर इन प्लेन ऑफ बोर्ड्स। नेक्स्ट वन कहें कि जो ये हमें डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है ये आउट बल्जीज है, बोर्ड से बाहर निकला हुआ है ऐसे, और ये 4th वन कार्बन है, इसको हम ये मान लेते हैं कि ये बोर्ड के अंदर की साइड है। यानी इस तरह से टेट्राहेड्रल फॉर्म में हमने इस कार्बन्स को अरेंज करके दिखाना है, और इसी अरेंजमेंट की वजह से देखो ये अगर हम अरेंज करें इसको इस फॉर्म में, यानी ये इस फॉर्म में बाहर निकला हुआ नजर आना चाहिए। अगर पूरे के पूरे कार्बन डायमंड की बात करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब सारे के सारे एटम इसी फॉर्म में अरेंज करने हैं आपने। लेट अपना ये सेंट्रल कार्बन है, इसके साथ ये 4 कार्बन आपने अरेंज कर दिए। अब इसके साथ नेक्स्ट 4 कार्बन जुड़े हुए मिलेंगे हमें, जैसे ये कार्बन है इसी के साथ नेक्स्ट 4 कार्बन हमने जोड़ने, इसके साथ फिर नेक्स्ट 4 कार्बन हमने ज्वाइन करने, इसके साथ नेक्स्ट 4 कार्बन हम ज्वाइन करेंगे। अभी देखो तो इस तरह से अगर इस कार्बन के साथ 4 हमने ज्वाइन कर दिए, इसी तरह से ये भी नेक्स्ट 4 कार्बन के साथ यहाँ ज्वाइंट होगा। तो इस तरह सारे के सारा जो डायमंड करें तो एक जाज की तरह आपस में क्या होता है, ये जकड़ा हुआ होता है। तो हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एटम्स को, यानी एक सिंगल कार्बन एटम सराउंडेड बाय 4 एटम, देखो फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, 4 डिफरेंट कार्बन से सराउंडेड है। इसी केस में अगर इसकी बात करें हम देखो तो ये देखो यहाँ कार्बन से सराउंडेड है, ये कार्बन से सराउंडेड है, ईच कार्बन सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट कार्बन। अगर इसकी बात करें हमें तो देखो इस कार्बन से सराउंड है, ये भी किससे है? 4 कार्बन से, एंड फर्दर पूरी लैटिस के अंदर इसी तरह का हमें अरेंजमेंट मिलता है। तो सिंपल वे में हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और पूरी की पूरी लैटिस हमें दिखानी है तो आप इस फॉर्म में इसको राइट करते हुए चल सकते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रहे तो इस फॉर्म में अगर राइट अप करें, इसको फर्दर राइट अप कर दें हम इस फॉर्म में, ये फिर फर्दर अगर राइट करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा ये, और ये क्या रहेगी? कंटिन्यू। लेकिन ये ध्यान रखना ये 3D की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में है? ये 3D की फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब डायमंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो डायमंड के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है इसका? 3D स्ट्रक्चर है। 3D का मीनिंग 3 डायमेंशनली एक्सप्लेन करना है, और 3 डायमेंशनल में एक सिंगल सेंट्रल कार्बन सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट कार्बन, तो हम बोलते हैं कि कार्बन हैव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। कार्बन हैव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब अगर बात करें देखो हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की, तो इस केस में कार्बन कार्बन के एटम के बीच में ये जो एंगल होगा 2 बॉन्ड्स के बीच में, ये एंगल क्या रहेगा? अभी फिक्स रहेगा, चाहे हम इन दोनों एटम के बीच की बात करें और चाहे हम किसकी बात करें, इन दोनों एटम्स के बीच की। दैट मीन्स ये बॉन्ड एंगल रिमेन सेम, एंड दैट इज 109.5 डिग्री, और वी कैन से 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी बोल सकते हैं हम
दैट मीन्स 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट है, और हम यहाँ राइट करें बॉन्ड एंगल कितना रहेगा यहाँ, यानी एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड कार्बन एटम दैट इज 109.5 डिग्री। तो ये हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यहाँ स्टडी कर लिया है। इसी तरह से इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें, डायमंड के अंदर 3D अरेंजमेंट है, जैसे अभी हमने स्टडी किया 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि एक सिंगल कार्बन है वो 4 डिफरेंट कार्बन से अरेंज है। दैट मीन्स इसने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं, किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। तो हम यहां क्या कह सकते हैं, ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन used in bonding, इसलिए अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये। डायमंड इज इंसुलेटर। डायमंड क्या है, इंसुलेटर या बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रली पैक्ड है, तो इसकी ये भी प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं, डायमंड इज हार्ड। अब इससे रिलेटेड आपने ये पॉइंट नोट करके लिखना है, इट इज नेचुरली हार्डर सब्सटेंस। देखो मैन मेड इससे हार्ड है, लेकिन नेचर में फाउंड अप होने वाला सबसे हार्डर सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड है। अब इससे रिलेटेड अगर यूज करें तो हमने इनके यूजेस स्टडी करने की, डायमंड को यूज कहाँ करते हैं, तो डायमंड मेनली कहाँ यूज किया जाता है, इसकी हार्डनेस की वजह से। इट यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे किसी हार्ड चीज को काटने के लिए, मेनली ग्लास को काटने के लिए, कटिंग डिवाइस बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसको कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रिलिंग मशीन। और हम इसको कहाँ यूज करते हैं, अगर देखें, ये सबको पता है, इन मेकिंग ज्वेलरीज। ये ज्वेलरीज भी किससे बने होती हैं, क्योंकि इसके अंदर शाइनिंग है, तो ज्वेलरीज वगैरह बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में भी किसका यूज करते हैं, हम डायमंड्स का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने नोट डाउन कर लेना है कॉपी में और अच्छे से नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट एलोट्रोप स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।